जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कथुरिया आंटी के सौजन्य से मुझे आपके साथ सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो मेरे सत्संग आप में से कई अंकल आंटियां सुन चुके होंगे। आज मैं आपको बताता हूं, पर गुरुजी कहते थे सेम सत्संग आप बार बार सुन सकते हो, उसमें कोई हर्ट नहीं है। इनफैक्ट वो आपकी ब्लेसिंग है। जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। मैं आज आपको बताता हूं कि मैं गुड़गांव कैसे, कब और क्यों आया। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था, काफी अच्छी पोस्ट पे था। अरे तुम वाला न तो नागेंद्र सा। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था, काफी अच्छी पोस्ट पे था। चाणक्यपुरी में गवर्नमेंट का मकान मिला हुआ था, उसमें रहता था। बड़ा अच्छा था हर लिहाज से। डिप्लोमेटिक एनक्लेव, ना कोई पावर कट, ना कोई वाटर कट। वहां कोई भिखारी ये वो आपको तंग करने नहीं आ सकता था। पर पता था रिटायर करेंगे, मकान छोड़ना पड़ेगा। तो मैं पोस्ट तो काफी अच्छी पे था, पर गवर्नमेंट में आपको पता है सैलरी अच्छी नहीं होती इतनी। अब तो फिर भी काफी अच्छी हो गई है, पर पहले तो एकदम अच्छी नहीं होती थी। तो मेरी जो हैसियत थी उसके मुताबिक दिल्ली में द्वारका में एक 3 बेडरूम फ्लैट ले रखा था कि रिटायर करेंगे तो वहां शिफ्ट करेंगे। मेरे रिटायर करने के बाद मेरी आंटी को आर के पुरम में मकान मिला। वो मेरे से 1 साल छोटी है, तो उसको 1 साल बाद रिटायर करना था। वो 1 साल भी बीत गया। उसके बाद हमने सोचा कि हाँ अब शिफ्ट करेंगे द्वारका में। इनफैक्ट मैंने कुछ अपना सामान भी वहां भेज दिया था, पर अभी मैं वहीं रह रहा था। गुरुजी को कुछ नहीं बताया, मांगा या पूछा। एक दिन गुरुजी खुद मेरे से पूछते हैं, तू अब कहां जाने का सोच रहा है? मैंने बताया, गुरुजी द्वारका में एक फ्लैट ले रखा है, उधर जाऊंगा। कहते हैं नहीं, उधर नहीं, तू गुड़गांव आ जा। तो गुड़गांव को गुरुजी ने बहुत स्पेशली ब्लेस किया हुआ है। कहते हैं तू गुड़गांव आ जा, वहां पर तू एक 500 गज का प्लाट लेके वहां पर अपना मकान बना। मैं तो दंग रह गया सुन के। खैर गुरुजी की जो पर्सनैलिटी थी, उनसे आप बहस तो कर नहीं सकते थे। बहस क्या, आप उनसे आंखें नहीं मिला सकते थे। हम उनको देखते रहते थे। जब वो हमें देखते थे, हमारी तरफ देखते थे, तो हमारी आंखें झुक जाती थी। मैंने सुन लिया और आ गए। हम घर जा रहे थे, गुरुजी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। हम घर जा रहे थे, मेरी आंटी और मैंने बात की। हमने कहा मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूं, लाड़काना से। तो वहां से हमने पार्टीशन के बाद माइग्रेट किया था दिल्ली में। मेरे पिताजी को रेफ्यूजी कोटा में पटेल नगर में एक मकान मिला था। मैं लगभग पिछले 50 साल दिल्ली में रहा था। हमने सोचा 50 साल हम दिल्ली में रहे हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, और उन दिनों तो गुड़गांव इतना डेवलप नहीं था, गुड़गांव का इतना नाम वाम भी नहीं था। अब वो छोड़ के एक छोटे से गांव में आ जाएं, दोनों को ये बात नहीं जची। पर गुरुजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो तो जानी जान है। वो तो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर जन्मों का सब जानती हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं। अगली बार गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी खुद ही कहती है, अच्छा छोड़ तू गुड़गांव को, तू ऐसा कर, तू दिल्ली में कहीं देख ले, ग्रेटर कैलाश में देख ले। मेरी आंटी और मैं बड़े खुश हुए, दोनों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। हमने वहां देखना शुरू किया, तो रियलाइज किया कि जो अपनी हैसियत है
मैं मैक्सिमम ले सकूंगा। जो ये जो बिल्डर्स करती हैं, आपसे एक पुराना मकान ले लिया, उसको तोड़ लिया, उसमें 12 या 14 छोटे छोटे फ्लैट्स बना लिए, उनमें से एक हम अफोर्ड कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो दोनों को ये बात नहीं जची कि ये क्या होगा, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, फिर हमने सोचा कि अरे भाई हम दोनों बूढ़े, मैं रिटायर कर चुका हूं, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी है, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि बेटे अपने साथ रहते हैं या नौकरी की वजह से कोई अमेरिका चला जाता है, कोई बॉम्बे चला जाता है। किसी सोसाइटी में लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगली बार गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी खुद ही कहते हैं, अच्छा छोड़ ग्रेटर कैलाश को, तू ऐसा कर, वो एमजी रोड के पास एक काफी अच्छी सोसाइटी है, हेरिटेज सोसाइटी, तू वहां पर कोई देख ले। हम बड़े खुश हुए कि हाँ जी, गुरुजी ने हमारी सुन ली, बगैर बोले, बगैर हमारे कुछ बताए, गुरुजी ने हमारी सुन ली। हमने हेरिटेज, इनफैक्ट गुरुजी ने किसी संगत का भी वहां नाम दिया, उसके यहाँ गए, उसने एक प्रॉपर्टी डीलर का भी रेफरेंस दिया और हमने वहां देखा जो अपनी हैसियत है कि हम एक फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं, जो दोनों की सारी कमाई है, इतने सालों की पूंजी है, सब उसमें लग जाएगी। हमारे पास इवन फर्नीचर लेने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। फिर हमने भी सोचा और सारे दोस्त रिश्तेदारों ने भी कहा, अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम एक फ्लैट ले रहे हो, ना जमीन तुम्हारी ना छत तुम्हारी, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। हम दोनों ने भी सोचा हाँ ये कह तो ठीक रही हैं। अगली बार जब गुरुजी के यहाँ गए अगेन, पर गुरुजी को कुछ नहीं बोला। अगली बार गए गुरुजी के यहाँ तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, हेरिटेज सोसाइटी को छोड़, तू अपना प्लाट लेके अपना मकान बना जैसे मैंने पहले कहा था। बड़े खुश हुए, हाँ जी ये बात तो ठीक है। अच्छा, तब हमने एक ब्लंडर कर लिया। हमने ये नहीं रियलाइज किया कि जब गुरुजी कह रहे हैं तो सारा अरेंजमेंट भी वही करेंगे। मैंने किसी तरह गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी थोड़ा छोटा प्लाट ले ले। कहते हैं अच्छा ठीक है, 360 गज का ले लो। गुड़गांव में 500 के बाद 360 इज दी नॉर्मल नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज। हमने, गुरुजी ने हमें एरिया बताई, हमने वहां देखने शुरू किए और एक पसंद आया, उसका हमने बयाना भी दे दिया। बड़े खुश हुए जी। शाम को कागज हाथ में लेके गए कि गुरुजी से ब्लेस करवाएंगे। जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट में घुसा, मैं गुरुजी को माथा टेकूं या कुछ बोलूं, उससे पहले गुरुजी कहते हैं, ओ सुटेनु फ्रॉड पार्टी है। बाद में मुझे पता चला कि वो सचमुच फ्रॉड पार्टी थी। उस प्लॉट का रियल ओनर अमेरिका में बैठा हुआ था, कोई और मुझे यहां बेवकूफ बना रहा था। और गुरुजी की कृपा से ऐसी फ्रॉड पार्टी से भी हमें अपना बयाना वापस मिल गया। ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने और प्लॉट देखे। गुरुजी ने एरिया बताया था कि लगभग इस एरिया में ले लो। एक हमको पसंद आया, गुरुजी को बताया, गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ले लो। हमने वो ले लिया, 360 गज का प्लॉट ए ब्लॉक में। अच्छा, यहां पर मैं आपको दो बातें बताऊं। नंबर 1, मैंने गुरुजी की कृपा से ए ब्लॉक में सुशांत लोक, गुड़गांव के सुशांत लोक ए ब्लॉक में लिया। उन दिनों सी ब्लॉक मोस्ट डेवलप था और कॉस्टलीस्ट, बी उससे सस्ता, ए उससे सस्ता, तो मुझे वो सस्ते रेट में मिल गया। और आज क्योंकि ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, एमजी रोड हैज बीन डिक्लेयर्ड ए नेशनल हाईवे, उसकी वजह से ए ब्लॉक कॉस्टलीस्ट है, बी उससे सस्ता, सी उससे भी सस्ता। और दूसरी बात, हमने ये जो इतना सब करता रहा, इस टाइम में हमें लगभग 1 साल लग गया। और उस 1 साल में गुड़गांव में प्लॉट्स के प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे, पर गुरुजी की कृपा से हमें वो प्लॉट 1 साल पुरानी प्राइस पे मिला। हुआ ये कि वो प्लॉट किसी फाइनेंसर ने ले रखा था, उसका ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं 31 दिसंबर तक ये बिकवा दूंगा, नहीं तो मैं अपने नाम पे ट्रांसफर करवाऊंगा। हमारी डील हुई 23 दिसंबर को।
अगर हम वो हम प्लाट नहीं लेते उससे, तो उसको 31 दिसंबर को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना पड़ता और उसको 5-7 लाख रजिस्ट्रेशन के लग जाते। इसलिए हमें वो सस्ता दे दिया, 1 साल पुरानी प्राइस पे हमें दे दिया। फिर सवाल आया कंस्ट्रक्शन का। अब मेरे काफ़ी पैसे तो इसमें लग गए, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं आधी फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकूं। मैंने कहा नक्शा तो 3 फ्लोर का बना लेते हैं, देख लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि मैं 3 फ्लोर बनाऊं, जब जब जैसे पैसे होंगे बना लेंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की। धीरे धीरे करके सब मेरे वो पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगे। एक दिन गुरुजी मुझसे कहते हैं, मुझसे खुद पूछते हैं, तू पहले कहाँ रहता था? हालांकि वो तो जानी जान है, सब जानते थे। तू पहले कहाँ रहता था? मैंने बताया गुरुजी पटेल नगर में पिताजी का मकान था। अच्छा। उन्होंने उस मकान को, उनका इतना पूछना, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। हुआ ये कि हम 8 भाई बहन हैं, 4 भाई 4 बहनें। मेरे पिताजी की डेथ को हुए कोई 25-1 साल हो गए थे। माता जी को डेथ हुए 3-4 साल हुए थे, 2-3 साल हुए थे। और हम भाई बहनों में कोई फैसला नहीं हो रहा था कि अगर हम वो मकान बेचेंगे तो प्रोसीड्स कैसे डिवाइड करेंगे। कोई भाई कहता था कि बहनों को भी हिस्सा देना चाहिए, कोई कहता था नहीं, बहनों को तो पापा ने डाउरी दी थी, उनको क्यों हिस्सा देंगे। लाइक दैट बात खटाई में थी। फिजिकल पोजीशन उस मकान का मेरे एक छोटे भाई के पास था, और वो ऐसा हीरो था, कहता था तुम शेयर की बात कर रहे हो, तुम इस मकान में पैर तो रख के दिखा दो। और मैंने कहा भाई मैं तो मकान के लिए या प्रॉपर्टी के लिए मैं भाई बहनों पे केस वेस नहीं करने वाला। बात ऐसे खटाई में थी। पर जो गुरुजी ने सिर्फ मेरे से ये पूछा कि पहले कहाँ रहते थे, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। सून इनफ सब भाई बहनों में फैसला हो गया कि ये मकान बेचेंगे तो प्रोसीड्स ऐसे डिवाइड करेंगे। सब उसमें खुश हो गए और मुझे वहां से पैसे आते गए और मेरा ये मकान बनना शुरू हो गया। पर फिर भी 3 फ्लोर्स बनाने के लिए मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे। धीरे धीरे करके वो सब भी खत्म हो गए, जो हम दोनों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे, प्रोविडेंट फंड, वो सब खत्म हो गए। मैं जिस बैंक में, मैं प्लानिंग कमीशन में काम करता था, पटेल चौक दिल्ली पे, उसी बिल्डिंग में ऑल इंडिया रेडियो के सामने नीचे एक बैंक थी, इंडियन ओवरसीज बैंक, नेशनलाइज बैंक, जिसमें मेरा 25-30 साल से अकाउंट था। एक दिन वो बैंक मैनेजर मेरे को हंस के कहता है, जेठरा साहब अब सारे पैसे निकलवा लोगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया मेरी तो ये हालत है कि आज मुझे लोन की जरूरत पड़ गई है। कहते हमसे लोन? मैंने कहा दो। एग्जैक्टली ऐसी बात हुई। उसने मुझे फॉर्म दे दिया और मैंने फॉर्म भर के उसको दे दिया। मैं रिटायर कर चुका था, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी थी। ऐसे लोगों को कोई बैंक टच नहीं करता। और ये नेशनलाइज बैंक, बगैर कोई रनिंग अराउंड के, बगैर कुछ किए मेरा लोन सैंक्शन हो गया। और रिजल्ट ये हुआ कि जहां मुझे आधी फ्लोर बनाने के पैसे नहीं थे, मेरे 3 फ्लोर्स बन गए। आज 2 फ्लोर्स उसमें से किराए पे हैं, 1 फ्लोर पे हम मियाँ बीवी रहते हैं, और उन 2 फ्लोर से जो किराया आता है उससे धीरे धीरे करके वो सारा लोन भी चुकता हो गया और मैं आज 3 फ्लोर्स का मालिक हूं। अच्छा, एक आध मैं रिलेटेड इंसिडेंट आपको बताता हूं। अब हमारा जब इसमें सब इतना ये टाइम लग रहा था, तब तक हम आर के पुरम में रहते थे, जो मेरी आंटी के नाम पे गवर्नमेंट का मकान मिला हुआ था। तो गवर्नमेंट का आजकल रूल है, स्ट्रिक्ट रूल, कि वो 8 महीने आपको वहाँ रिटायरमेंट के बाद उसको रहने देते हैं, उसके बाद वो आपका सामान निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वो 8 महीने ख़त्म हो रहे थे 31 अगस्त 2003 को, और हमारा तभी तक तो अभी प्लाट भी नहीं खरीदा था हमने। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में
मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी उस प्लाट में मकान में तो हमारे में अभी टाइम लगेगा, तब तक हम गुड़गांव में रहें या दिल्ली में रहें किराए पे? कहते हम बताऊंगा। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल था कि आप हफ्ते में एक बार आ सकते थे, और हमारा दिन था फ्राइडे को। हमने अगले फ्राइडे को फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं तब तक कहाँ रहा हूँ? कहते हैं बताऊंगा। अगले फ्राइडे को फिर पूछा, फिर वही जवाब। अगले फ्राइडे को पूछा, फिर वही जवाब। तब तक मेरे ख्याल 28 अगस्त हो गया। आखिर मुझे गुरुजी को कहना पड़ा, गुरुजी आजकल तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है, मुझे मकान बस 2-3 दिन बची हैं, मुझे मकान खाली करना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट उठा के मेरा सामान बाहर फेंक देगी। कहते हैं ले, तू इतना बड़ा ऑफिसर सी, तू किन्हू कह नहीं सकता? गुरुजी के सामने तो मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। बाहर आए, मैंने अपनी आंटी को बोला। मैंने कहा मैं किसी को नहीं बोल सकता, मैंने कभी ना ऐसा काम किया, मैं किसको बोलूंगा? यूं तो मैंने केसी पंत, मनमोहन सिंह, इन सब के अंडर काम किया था, वो सब मुझे अच्छी तरह जानते थे, पर मैंने कहा मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मुझे मकान में रहने दो अगेंस्ट दी रूल्स। मैंने कहा आज तो गुरुजी ने हमें फंसा दिया, वो कभी ऐसा करते तो नहीं है, आज पता नहीं कैसे हमें फंसा दिया। हम जा रहे थे घर, रात का लगभग 11-11:30 बजे होंगे। हम वहाँ 3rd फ्लोर पे रहते थे आर.के.पुरम में। लिफ्ट में मेरा नेक्स्ट डोर नेबर मुझे मिला। मैं और वो एक दूसरे की शक्ल पहली बार देख रहे थे। हाँ, मेरी आंटी से एक आध बार उसकी थोड़ी बहुत बात हुई थी, पर हम एक दूसरे की शक्ल भी पहली बार देख रहे थे। तो वो खुद टॉपिक शुरू करता है, कहते भाई साहब आप क्या ये मकान छोड़ने वाले हैं? मैंने कहा भैया रिटायर किए 8 महीने हो गए हैं, ये मकान छोड़ना ही पड़ेगा। कहता तुम्हारे बोलने से लगता है कि तुम ये मकान छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा भैया मेरा आज 28 तारीख हो गई है, मेरा कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ अभी तक, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कहता तो तुम यहां रहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी, कुछ अगर हो सके तो बहुत बढ़िया होगा। कहता कितना? मैंने कहा 2-3 महीने। कहता बस आपको जितना रहना है यहां रह लो, मेरा जिम्मा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट ऑफिसर रह चुका था, और उस डेट को वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर था। बस जी हम 2-3 महीने वहां और रहे, जब तक गुरुजी ने हमें बताया कि तब तक आप गुड़गांव में कोई लेके किराए पे वहां रह लाओ, और हमने यहाँ शिफ्ट किया। ये हैं हमारे गुरुजी। जहां मेरी आधी फ्लोर बनाने की हैसियत नहीं थी, 3 फ्लोर का मालिक मुझे बना दिया बढ़िया जगह में, ए ब्लॉक सुशांत लोकमन, जहां 2 नेशनल हाईवेज वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। गुरुजी जानी जान है, वो आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इसीलिए उनको कभी कुछ नहीं बताना पड़ता, उनसे कभी कुछ नहीं मांगना पड़ता। बस आपको यहाँ आना है और उन पे विश्वास रखना है। गुरुजी बार बार कहती हैं मंगो नहीं मनो। मैं इसके भी आपको रीजंस बताता हूँ। 3 रीजंस हैं क्यों नहीं गुरुजी से मांगना चाहिए। सबसे पहले, जो आप मांग के लेते हैं वो चीज टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, आपको आज नहीं तो कल लौटानी पड़ेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे अपनी हैसियत, अपनी औकात से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है। अब देखिए, मुझे पैसे चाहिए, मैंने गुरुजी से मांगे, गुरुजी ने मुझे 10 करोड़ दे दिए, कल को मैं मर गया, वो मेरे किस काम आए? इसीलिए लीव इट टू गुरुजी। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। कहते हैं मैं सबसे पहले आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या करोगे? उसके बाद हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज 1-1.5 लाख खर्चा हो रहा है, तो उसका क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको और जो चाहिए। बेटी की शादी करवानी है,
पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, कोई कोर्ट केस है, मकान चाहिए, वटेवर, टाइमिंग और प्रायोरिटी उन पे छोड़ दो। गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर दूंगा, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकते हैं, नोबॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में कहा है गीता में कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर दूंगा, कर देता हूं, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो भी मैं आपको भुगतवाऊंगा। और वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, और तभी आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। इसलिए अगर जो आपको चाहिए वो गुरुजी दे रहे हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो नहीं दे रहे, तरसा रही हैं, तकलीफ में रख रही हैं, तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बनवा रहे हैं। जैसे मुझे ये इतने महीने चक्करों में घुमाया, इधर उधर किया, वैसे उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको बड़े मंदिर के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने सुन चुका है। बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन करवाई थी एक गुरुजी के बहुत ही प्यारे भगत हैं, रघुवीर सिंह अंकल। गुरुजी जलंधर में थे। रघुवीर सिंह अंकल को बोले तुम ये करो, मंदिर बनवाओ। वहां से डायरेक्शंस इसको देते थे। इसने जगह वगह देखना शुरू की। एक जहां पर आज है ये मंदिर, वो जगह इसको पसंद आई। इसने गुरुजी को फोन पे बताया, गुरुजी मेरे को ये एक जगह पसंद आई है। अब जलंधर में बैठे हुए गुरुजी को तो पता था कि इसने कौन सी जगह पसंद किया। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ले 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 ले। इसने वो ले ली। वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो दो मेजर प्रॉब्लम्स आए। एक तो वहां कुछ ये जो गुजर वुजर थे, हालांकि पैसे दे दिए इन्होंने वो सब, वो पर फिर भी वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे मंदिर बनाने का। वो कई बार ये तोड़ देते, कभी वो काम नहीं करने देते। और दूसरा, जब वहां काम शुरू हुआ तो वहां हजारों छोटे छोटे पौधे थे। जिस पौधे को आप हाथ लगाएं उसमें एक बहुत ही पिक्यूलर कॉइल्ड स्नेक, किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार। पहले दिन ही सब वर्कर्स भाग गए। अरे हम यहाँ रोटी कमाने आए हैं या हम मरने आए हैं? यहाँ तो इतने सांप हैं, यहाँ कौन काम करेगा? अब ये रघुवीर सिंह अंकल क्या करते? इन्होंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। गुरु कहते हैं अच्छा काम बंद रहने दो, मैं बताऊंगा। एक दो दिन बाद ये देखता है कि उस प्लाट की बाउंड्री पे कोई येलो चोले में सर्कल कर रहा है बाउंड्री। वो इतना दूर था, वो आदमी इतना दूर था कि ये उसको अच्छी तरह देख नहीं पाया, उससे बातचीत ये वो नहीं कर पाया। उसने एक चक्कर बाउंड्री का लगाया और वो उतर के पता नहीं कहाँ चला गया। अगले दिन इसने देखा फिर कोई ऑरेंज चोले में उस बाउंड्री को सर्कल कर रहा है। अगेन ये उससे बात नहीं कर पाया, उसकी अच्छी तरह शक्ल भी नहीं देख पाया। उसने एक सर्कल किया बाउंड्री का और वो चला गया। तीसरे दिन फिर कोई वाइट चोले में था और सेम एपिसोड रिपीट हुई। इसने मन में सोचा हो ना हो ये गुरुजी होंगे, और कौन ऐसे करेगा। इसने जलंधर मंदिर में फोन किया। फोन किसी सेवादार ने उठाया। ये अंकल पूछती हैं, अंकल परसों गुरुजी येलो चोले में थे? कहते हैं हाँ जी। कल गुरुजी ऑरेंज चोले में थे? हाँ जी। आज गुरुजी व्हाइट चोले में थे? हाँ गुरुजी मेरे सामने व्हाइट चोले में बैठे हुए हैं। नोट करने की बात है, गुरुजी ने यहाँ भी बाउंड्री सर्कल की और वो जलंधर मंदिर में भी बैठे हुए हैं। वो हर जगह हैं। ये मत सोचिए कि गुरुजी तो यहाँ नहीं है, वो हर जगह हैं। शाम को गुरुजी उस अंकल को, रघुवीर सिंह अंकल को फोन करते हैं, अंकल कल से काम शुरू कर दो, वहां कोई सांप नहीं होगा। अगले दिन इसने वर्कर्स को बुलाया। कहता है देखो आपकी आज की जितनी दिहाड़ी बनती है ये लो, मैं आपको इन एडवांस दे रहा हूं, आप यहाँ काम शुरू करो। अगर किसी को सांप दिख जाए तो आप चले जाना, मैं ये दिहाड़ी भी आपसे वापस नहीं लूंगा। नहीं दिखे तो काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं ना। और उस दिन के बाद वहां कोई सांप नहीं दिखा।
इनफैक्ट गुरुजी कहते हैं वहां पर एक इच्छाधारी सांप का भी पेयर था, पर आज वो नहीं है। अच्छा, फिर जब काम शुरू हुआ तो ऑब्वियसली उसके लिए पानी चाहिए। इसने 1 2 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, कोई वहां पानी लोकेट नहीं कर सका। ये बड़ा परेशान, ये क्या करता। आखिर इसने गुरुजी को बताया, गुरुजी नहीं सॉरी, आखिर किसी ने इसे बताया कि मालवा नगर में कोई रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है, अगर आपको कोई बता सकता है कि कहाँ पर पानी मिलेगा तो वो अंकल, मुझे ये पता है कि वो मालवा नगर में रहता है, उसका नाम ये है, पर उसका एड्रेस मुझे भी नहीं मालूम। इसने जाके मालवा नगर में ढूंढना शुरू किया। सोचा किराने वालों को पता होता है। एक किराने वाले से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा। तीसरे ने कहा हाँ, इस नाम का एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल फला एड्रेस पे रहता है। उसने एड्रेस दे दी। वो अंकल के पास गया और रिक्वेस्ट किया, अंकल प्लीज मुझे चल के बताइए कि मुझे इस प्लाट पे पानी कहाँ मिल सकता है। वो कहता है ठीक है मैं बताऊंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं तुम्हें 20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। इसने कहा ठीक है, मेरा काम मेरे काम से, आप मुझे 20 मिनट में करो या 2 घंटे में करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो आया, अपने साथ एक पेक्यूलर वाई शेप्ड इंस्ट्रूमेंट लेके आया और इधर इधर उधर ठोक के इसको 2 जगहें बता दी कि यहां पर इतना कम पानी है कि आधा इंच का पाइप डाल सकते हो और दूसरी जगह पे इतना पानी है कि 1.25 इंच का पाइप डाल सकते हो, और तीसरी किसी जगह पे आपको यहां पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल जाके कहीं कोने में बैठ गया। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो ऐसे बैठा रहा। आखिर रघुवीर सिंह अंकल उसके पास गए, भाई साहब आपने तो कहा था मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता, आप तो यहाँ ऐसे बैठ गए हैं जैसे आपको कोई काम ही नहीं हो। कहते हैं यार क्या बताऊं, मैं तो इस जमीन को देख के दंग रह गया हूं। मैंने इंडिया की पूरी जमीन और दुनिया की आधी जमीन ऊपर से बाय एयर सर्वे की है, पर इस जितनी पवित्र जमीन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। क्या तो जमीन है। बाद में गुरुजी ने कंफर्म किया था कि इस जमीन में तो यहाँ पर तो पता नहीं कितने हजारों ऋषियों मुनियों ने इतना तप किया है और ये महापवित्र जमीन है। फिर सवाल हुआ कंस्ट्रक्शन करवाने का। गुरुजी ने आर्किटेक्ट को बोला कि ये जो मेन हॉल होगा उसके रफली बताया कि मुझे कैसा मंदिर कैसे बनवाना है। बोला जी मेन हॉल के ऊपर मुझे ऊपर एक बहुत बड़ा ये ऐसा शिवलिंग चाहिए। आर्किटेक्ट ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। कहता है इतना बड़ा शिवलिंग, उसको तो नीचे से पिलर का सपोर्ट देना पड़ेगा। गुरु कहते हैं नहीं, मुझे तो पिलर का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ संगत बिठानी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे और संगत के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। कहते हैं गुरुजी बगैर सपोर्ट के ये बन ही नहीं सकता, वो तो अपनी वेट से ही कोलैप्स कर जाएगा। जब उसने एकदम रिफ्यूज कर दिया, गुरुजी कहते हैं अरे अंकल तू बना तो सही, मैं इसको कंधा दूंगा। उसने वो बनाया, वो बना। उसके बाद आज उसके ऊपर इतनी वो ग्रेनाइट की टाइल्स लगा दी गई हैं, इतना हेवी शैंडलियर वहां से लटकाया गया है और वो आज तक इतने साल हो गए सेफ एंड साउंड है। ये सब सिर्फ गुरुजी की मेहर है। फिर आगे जो वो वाइट शिव जी की मूर्ति है उसके बारे में मैं बताऊं आपको। वो मूर्ति इसने बनवा ली, ले आया और गुरुजी से फोन, गुरुजी जलंधर में ही थे, फोन पे डिस्कस हुआ जी फला दिन मैं दिन को 12 बजे इसको मूर्ति को सेट करवा दूंगा। वो दिन आ गया, 11:30 बज गए। समहाउ अंकल उसके लिए कोई क्रेन अरेंज कर नहीं पाए। 11:30 बज गए। कहता है यार ये कोई क्रेन ही नहीं मैं अरेंज कर पाया, मैं गुरुजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बड़ा परेशान। सामने से देखा एक बड़ी क्रेन आ रही है जिसको इसने नहीं बुलाया था। वो क्रेन आके इसके पास रुक गई। ड्राइवर उतर के इससे पूछता है भाई साहब
आपको यहाँ कोई शिव जी की मूर्ति रखवानी है? कहते हाँ हाँ हाँ। कहते मैं वो रखने के लिए आया हूँ। क्वाइट ऑब्वियसली गुरुजी ने वो सब अरेंज किया, गुरुजी ने उसको भेजा था। वो मूर्ति जब रख रहे थे, एट वन स्टेज वो मूर्ति थोड़ी टेढ़ी हुई। गुरुजी के टोन में उससे आवाज आई, अरे ध्यान से रखो, मुझे गिराओगे क्या? अच्छा, ये जो शिवलिंग है, गुरुजी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे आप जानते होंगे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुरुजी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब में मिला के जितनी शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति मैंने इस एक शिवलिंग में दी है। अगर आप गलती से बाय चांस इसके साए से भी गुजर गए ना, आपका क्या, आपकी पूरी फैमिली का कल्याण निश्चित है। ऑब्वियसली उनको पता था, वो तो जानते हैं कि ये कोविड आने वाला है और लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकेंगे। कहते हैं अगर आप बाहर से इसके आसपास से भी गुजर गए ना, आपका और आपकी पूरी फैमिली का कल्याण निश्चित है। अच्छा, मैं आपको अब वो जो एंट्रेंस पे समाधि के पास गणेश जी है उसके बारे में बताता हूं। जब उस गणेश जी को वहां स्थापित किया गया, गणेश जी ने अपनी आंखें खोली थी, नीली नीली ब्यूटीफुल आंखें। बाद में गुरुजी ने कंफर्म किया था, पूछा था कि जब ये मूर्ति रखे थे गणेश जी ने अपनी आंखें खोली? हाँ 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 गुरुजी, उसने आंखें खोली थी, नीली नीली आंखें। हाँ जी गुरुजी। जो मंदिर में गुरु नानक देव जी की मूर्ति है, गुरुजी कहती हैं आपने तो हजारों मूर्तियां देखी होंगी, गुरु नानक देव जी के स्वरूप देखे होंगे। गुरुजी कहते हैं जो इसमें उनकी शक्ल है वो क्लोजेस्ट है जो एक्चुअली उनकी शक्ल थी, उनको रिजेंबल करते हैं। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस मंदिर में आते रहिए। जब भी, आजकल तो खैर कोविड की वजह से बंद है, पर जब भी आपको मौका लगे आप इस मंदिर में जरूर आइए। इस पवित्र स्थान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और वहां सिर्फ आने से, आपको हाजिरी लगाने से, एंड ऑफ कोर्स गुरुजी पे विश्वास रखने से आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं वो आपको बता सकूं। अच्छा, मैं आपको एक आध सत्संग और सुनाता हूं। आजकल तो खैर लाइव सत्संग नहीं हो रहे, आजकल तो सत्संग वीडियो पे हो रहे हैं, पर जब लाइव सत्संग हो तो अब आपको उनका प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। कोई भी प्रसाद हो उसको रिफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस एक नियम है कि जो भी आपको ग्रहण करने को मिले, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, मिठाई हो या लंगर हो, वो गुरु जी की ब्लेसिंग है, वो मेहर है गुरु जी की, उसको प्लीज मत रिफ्यूज कीजिए। यहाँ कोई व्रत ये वो नहीं चलता। आपको व्रत का एक बताता हूँ। अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं, नवरात्रे चल रहे थे, एक आंटी आई एम्पायर स्टेट में, संगत गुरुजी ने उसको लंगर प्रसाद ऑफर किया। कहते गुरुजी मेरा तो नवरात्रे का व्रत है, मैं कैसे खाऊंगी ये? गुरुजी कहते हैं आंटी तू एक नजर किचन विच मार के आ। वो आंटी गई किचन में, वहां पर 9 की 9 देवियां अपने असली रूप में, दिव्य रूप में लंगर बना रही थी। गुरुजी कहते हैं आंटी तू ये लंगर नहीं खाएगी? यहां पर आपको कोई वहम नहीं करना, गुरुजी ने हमें सब छुड़वा दिया। इस प्रसाद की मैं एक और बताता हूं ब्लेसिंग मेरी मदर का। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, सीवियरली डायबिटिक। वो 25-30 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे, और आपको पता है इंसुलिन का इंजेक्शन लगना एक बार शुरू हो तो कभी बंद नहीं होता। वो इंजेक्शन खा खा के इतनी परेशान थी, बार बार मेरी आंटी से पूछती, मेरी आंटी डॉक्टर है, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी? वो कहती हाँ हाँ मम्मी, उसे पता था छूटने वाली तो है नहीं, हाँ हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा देखा जाएगा। सीवियरली अर्थराइटिक, वो चौकी मार के नहीं बैठ सकती थी। वो तो एम्पायर स्टेट आती भी नहीं थी। कहती आप तो वहां 1.5-2 घंटे नीचे बैठते हो, वहां पर कोई चेयर सोफा नहीं होता था, मैं तो नीचे बैठ ही नहीं सकती, मैं कैसे जाऊंगी? एक दिन किसी तरह वो हिम्मत करके आ गई। जैसे ही गुरुजी की आगे माथा टेका, गुरुजी उसको ऑलमोस्ट डांट के कहते बैठ जा। गुरुजी जो भी कर, अच्छा
वो चुपचाप चौकी मार के वहां बैठ गई। 1-1.5 घंटे के बाद उठी, कहती अरे आज मैं चौकी मार के मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती, आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई। और अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू किया। सिर्फ गुरुजी के बैठ जा कहने से उसकी अर्थराइटिस खत्म। गुरुजी जो भी करती हैं, हंसती हैं, आपको डांटती हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपके भले के लिए। अच्छा, फिर उस दिन बर्फी प्रसाद था और गुरुजी यूं प्रसाद देते थे, जो एक मुट्ठी हमें देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। उसको मुट्ठी भर के बर्फी प्रसाद का दिए। प्रसाद हम एम्पायर स्टेट में बाहर जाके खाते थे। वो बाहर गई, कहती अरे मुझे तो डायबिटीज है, रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, मैं कैसे इतना मीठा खाऊंगी। प्रसाद है, उसने जरा सा चख लिया और बाकी रुमाल डाल के पर्स में रख दिया कि घर चल के बच्चों को दे देंगे, और आके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई जैसे वो सारा प्रसाद खा के आई है। पर गुरुजी तो जानी जान है, उनसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। 2 मिनट बाद गुरुजी फिर उसको बुलाती हैं, आंटी इधर आओ, और उसे पहले से ज्यादा बर्फी देती हैं। कहते हैं ये यहीं खानी है। ये तो घबरा गई, कहती है आज तो मैं फंस गई, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। उसने संगत में जो आसपास बैठी थी आंटियां, एक आंटी से बात की, दूसरी से बात की, तीसरी से बात की, सबने कहा देखो ये आपकी ब्लेसिंग है, यहाँ खा लोगे तो ये आपकी ब्लेसिंग है, घर जाके खाओगे तो ये मिठाई है। उस बेचारी ने बहुत डर डर के वो सारी खा ली, और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन बाद जब वो अगली बार अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई, वो कहते हैं तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, आज से इंजेक्शन बंद कर लो, रोज सिर्फ एक टैबलेट खा लिया करो, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। इंसुलिन की इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो कभी बंद नहीं होती। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। तो बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना सोच सकते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर गुरुजी ने चाहा तो फिर कभी आपसे सत्संग कर लूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुजी को वंस अगेन मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आप सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।